हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता हैं और ये कहूँगा कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं करण चौटाला। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में जो है हरियाणा सरकार ने काफ़ी ग्राम सचिव और सब इंस्पेक्टर सहित जो वैकेंसियां हैं कैनाल गार्ड, करीब 50,000 वैकेंसियां हैं जो रद्द की हैं और कहा है, लॉजिक ये दिया है कि CET के माध्यम से इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। वहीं हर रोज़ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर के जो महिला पुलिस, दुर्गा शक्ति या पुरुष कांस्टेबल को लेकर के, सब इंस्पेक्टर को लेकर के हर रोज़ गड़बड़ झाले हैं वो सामने आ रहे हैं। SIT जांच कर रही है। वहीं करीब 26 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। करण चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के युवा विंग का नेतृत्व कर रहे हैं, पिछले दिनों पंचकूला में बड़ा प्रोटेस्ट किया। करण जी, बड़ा प्रोटेस्ट आपने किया, लेकिन सरकार लगातार, चाहे ये कहेंगे कि युवाओं को लेकर के जो तैयारी युवा कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी क्योंकि वैकेंसी एक में बल्क में जो है वो रद्द कर दी गई। उम्मीद ये थी कि इस साल रोज़गार मिलेगा, लेकिन अभी भी CET का भी कोई पता नहीं है कि कब तक उसका पेपर होगा। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो जो आज सरकार में बैठे लोग हैं, बल्कि आपके माध्यम से मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये जो तथाकथित युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने युवाओं का भरोसा जीत करके वहाँ पर डिप्टी CM बनने का काम किया, आज सबसे पहले तो उनको जवाब देना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। वो स्वयं मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें वो मान चुके हैं कि घोटाले हो रहे हैं। तो अगर घोटाले हो रहे हैं तो आप लोग निष्पक्ष जांच करा करके जल्दी से जल्दी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 29 पेपर लीक हो जाए। एक बार समझ आता है, 2 बार समझ आता है, 29 पेपर लीक होने का मतलब या ये भर्तियां रद्द होने का मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है। सरकार में बैठे हुए लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें जो कहते थे खर्ची और पर्ची बंद करेंगे, उन्होंने बड़े सौदे करने शुरू कर दिए। सरकार के एक जो डिप्टी सेक्रेटरी है, हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि ये इस तरह का पद है वो रखा भी नहीं जा सकता, रखा गया। ये पद जो है ये सिर्फ इस भर्ती के लिए बनाया गया था, एक्चुअली में ये होता नहीं है। और दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब आपने उस अफसर को उस पद पे बिठाया, उससे पहले भिवानी के अंदर जब उसकी पोस्टिंग थी, जब उसके ऊपर पेपर लीक के और इस मामले ऐसे तरह की हरकतों में उसके ऊपर ऑलरेडी केसेस, मुकदमे दर्ज हैं, तो आपने ऐसे अफसर को उस पद पर क्यों बिठाया। और दूसरा, आप एक जूनियर ऑफिसर को एक सीनियर की रैंक पे बिठा रहे हो। क्यों आपके पास कोई और अधिकारी नहीं था उसी लेवल का जो उस पद को संभाल लेता या उस कार्रवाई, उस काम को देख सकता था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत थी। जैसा मैंने पहले अभी आपको कहा कि इसमें काफ़ी बड़ा लेन देन हुआ, मुख्यमंत्री ने भी माने हैं, पैसे पकड़े गए हैं। वो तो कुछ हैं जो अफसर के पास पकड़े गए, मुख्यमंत्री के पास या और जो इसमें कोई सरकार के जो नुमाइंदे अगर मिले हुए हैं तो उनके पास कितने पहुंचे होंगे। एक बड़ा सवाल यही है कि उसके ऑफिस से जो है कैश बरामद हुआ, उसके घर से कैश बरामद हुआ, उसके पर्स से जो है लिस्ट निकलती है, और इस बीच ये भी आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री ऑफिस के भी कई अधिकारी जो इस पूरे भर्ती को लेकर के जो संचालित कर रहे थे कि जो OMR सीट है उनके द्वारा जो है नंबर भरा जा रहा था, पैसे लिए जा रहे थे। डेंटल सर्जन जो भर्ती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फेक उसका उदाहरण है। तो इसको लेकर के आपको लगता नहीं कि सरकार जो है खुद अपने को बचा रही है, या मुख्यमंत्री जो ईमानदार सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन पे आरोप लग रहे हैं, सरकार इसको लेकर के जो है श्वेत पत्र जारी करे, ये मांग नहीं की? देखिए, श्वेत पत्र की मांग करी है और हमने तो जांच की भी मांग करी है। जब मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि CBI जांच करा लो, फिर उसने अपने बयान से विड्रॉ क्यों किया? जांच होने दीजिए। अगर उनको डर नहीं है किसी बात का, अगर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो डर क्यों रहे हैं? फिर कराइए ना निष्पक्ष जांच, या फिर किसी हाई कोर्ट के एक्स जज को बिठा करके उनसे जांच करा लीजिए। हम तो इस बात की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एक ही जवाब मिलता है कि आपको लिखित में जवाब दे देंगे। आज तक जवाब नहीं आया। हमने अभी तक एक प्रदर्शन किया था, अगर ज़रूरत पड़ी, और जहाँ तक कि जिस प्रकार से सरकार का एक
जवाब ना देने का ये एक इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर रखी है, तो फिर हम दोबारा सड़क पर आएंगे। हरियाणा के नौजवान को निराश नहीं होने देंगे, उसको उसका हक दिलवा कर मानेंगे। करण, कल जिस तरह से दैनिक भास्कर ने बड़ा फ्रंट पेज पे छापा CMIA के जो आंकड़े छापे, और उसमें आंकड़ों में कहा गया कि हरियाणा में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है, और बाकी ऐसी भी एक संख्या दिखाई गई कि 24.80 लाख युवा हैं वो बेरोजगार हैं, और उनसे आधे कुछ ऐसे भी थे जो नौकरी की उम्मीद छोड़ चुके थे, यानी कि जो ओवरेज हो जाते हैं, जो उम्मीद छोड़ देते हैं। हमने दुष्यंत चौटाला से ये सवाल कल किया था, वो सिरसा आए थे। उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस माइंडेड संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, तो इस तरह के जो ये फेक हैं आंकड़े लेकर के आते हैं, हरियाणा के सही आंकड़े नहीं है। ये वही एजेंसी है, मैं दुष्यंत चौटाला को याद करा दूं, जिसका हवाला 2.5 साल पहले आप भी दिया करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आप बीजेपी वालों के साथ मिल गए हो तो वो एजेंसी फेक होगी। मेरे को इस बात का जवाब तो दे दें, पहले अपने बयान देखें, आपने पूर्व में क्या बातें कही हैं और आप अब क्या कह रहे हैं। ये तो 75% की बात करते थे, इन्होंने 3 बार ट्वीट कर दिया। 2019 में एक बार आया था मेरे ख्याल, सरकार में आने के बाद 2020 में आया था, और एक बार 21 में आया था। इनके 3 ट्वीट आए हैं जिसमें इन्होंने कहा कि हमने 75% नौकरियाँ हरियाणा के अंदर शुरू हो चुकी हैं। और जहाँ तक इनका पिछला जो आप इंटरव्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी तक शुरू ही नहीं हुई। मैं इनको चैलेंज देता हूँ, मुख्य डिप्टी CM को, मेदांता है, DLF है, मारुति है, हीरो होंडा है, लांस एंड टर्बो है फरीदाबाद में। ये 5 बड़ी कंपनियां हैं हरियाणा के अंदर, या ये एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। आप इनके अंदर 75% हरियाणा के नौजवानों को रोजगार दिला के दिखा दो, मैं आपको पॉलिटिशियन मानना शुरू कर दूंगा, मैं आपको एक राजनीतिक आदमी मानना शुरू कर दूंगा। आपने ट्वीट की बात कही, दिग्विजय चौटाला ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया। उससे पहले जो आपके पिता हैं अभय चौटाला, उन्होंने कहा था कि कभी भी जननायक जनता पार्टी का बीजेपी में विलय हो सकता है। उन्होंने ट्वीट किया कि 2024 के चुनाव से पहले इनेलो का विलय जननायक जनता पार्टी में हो जाएगा, और इसका समर्थन है वो दुष्यंत चौटाला ने भी किया कि जो दिग्विजय ने कहा है वो कुछ सोच समझ के कहा होगा। मैं उनको एक बात याद करा दूं, नदियाँ कभी समुंदर आके नदी में नहीं मिलता, नदियाँ समुंदर में जाके मिला करती हैं। तो सोच समझ के बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग सही मायने में जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच विचारधारा में निष्ठा रखते थे, गलतफहमी का शिकार होकर के जो उधर चले गए थे, उनको आईना जब दिखा कि भाई सही मायने में अगर उनकी सोच को कोई आगे बढ़ा रहे हैं तो वो अभय सिंह चौटाला हैं, और उनकी विचारधारा पे अगर कोई चल रहे हैं तो वो अभय सिंह चौटाला हैं। तो आज वो लोग परिवार में वापस लोकदल में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से रोका जाए, इसीलिए तो उन्होंने एक हथकंडा पहले अपनाया था, जब इन्होंने चौटाला साहब के पैर छूते हुए फ़ोटो लीक करी थी, और इन्होंने ये कहा था कि आशीर्वाद हमारे को मिल गया और दूसरे खड़े रह गए। किसी को अपने दादा का आशीर्वाद मिले, वो इस भाषा का यूज़ करता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मेरे को नहीं लगता। ये तो सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और इसीलिए दिग्विजय ने ये बयान दिया था। नहीं तो दुष्यंत का भी नोखा में प्रोग्राम हुआ है राजस्थान में, वहाँ पे इनका जो पीछे पोस्टर लगा हुआ है उसमें जननायक जनता पार्टी का कहीं नाम ही नहीं है, इनकी किसी नेता की फ़ोटो ही नहीं है। और इनका अभी जो मिनिस्टर बना है बबली, उसका सिरसा में प्रोग्राम है सुनीता दुग्गल जी के साथ, वहाँ पर इनका कोई पार्टी का नाम नहीं है पोस्टर में, वहाँ पे भी सिर्फ बीजेपी का नाम है। इनका विलय तो हो चुका है, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो इनके बीजेपी के पोस्टर बता रहे हैं। और ये जिन जननायक चौधरी देवीलाल जी की बात करते हैं, अगर उनकी सोच और उनकी विचारधारा पे चलते तो ये किसानों के बारे में जो जो बयान इन्होंने दिए हैं, ये इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करते। आज इनका प्रधानमंत्री तो मान चुका है कि भाई मेरे से गलती हुई है, और इनमें आज भी इस बात की अकड़ है, और ये किसानों को बोल रहे हैं कि तुम पंजाब में जाके वोट मांग के दिखाओ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बादल साहब की पार्टी अकाली दल किसकी पार्टी है? किसानों की पार्टी है, जिसका समर्थन हमेशा जननायक चौधरी देवीलाल जी ने किया राजनीतिक तौर पर। और चौधरी चरण सिंह जी जो कि किसानों के मसीहा माने गए, आज ये उनके खिलाफ जाकर के पंजाब में वोट मांगेंगे बीजेपी के साथ मिलके। फिर ये किस मुंह से हरियाणा के अंदर ये सोचते हैं कि आकर के वोट मांग लेंगे? अगर ये राजनीतिक आदमी होते तो आज अपने हलके में क्यों नहीं जाते? आज इनको राजस्थान में प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है? पहले अपने हलके में तो करके दिखा दो। और मैं आपके माध्यम से खुला चैलेंज देता हूं दुष्यंत चौटाला को, अगर वो अपने आप को राजनीतिक आदमी मानता है तो मेरे साथ कहीं मंच साझा कर ले और एक डिबेट पे आके बैठ जाए, जनता को जवाब दे देंगे, मैं उनसे सवाल कर लूँगा।
उन्होंने कहा जो अभय चौटाला के बारे में हमने उनसे पूछा कि जो 75% रोजगार की जो बात आप कर रहे हैं, विपक्ष के जो लोग हैं 75% को डकोसला बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला को वो ना तो पहले कभी सीरियस पॉलिटिशियन मानते थे ना आज मानते हैं, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। ऐसा क्यों कहते हैं? जी, पहले तो दुष्यंत मेरे को इस बात का जवाब दे कि क्या वो खुद पॉलिटिशियन है। जैसे कि मैंने आपको कहा, ना तो वो अपने हलके में जा सकता, ना अपने हलकों के लोगों से उनके गांव में जाकर के मिलता। जो अपने हलके में नहीं जा सकता, मैं उसको राजनीतिक आदमी कैसे मान लूँ? और दूसरा, अगर वो अभय चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं तो उनको इलाहाबाद में पूरा परिवार उनके खिलाफ आकर के वोट क्यों मांग रहा था? फिर उनको डर किस बात का था कि अभय सिंह चौटाला अगर जीत जाएगा तो उनको क्या गलतफहमी हो रखी थी कि वो वहाँ जाके वोट मांग रहे थे। अजय सिंह जी ने वोट मांगे, नैना सिंह जी ने वोट मांगे, दुष्यंत खुद गया, दिग्विजय गया, फिर इन लोगों को जरूरत क्या थी? और अगर वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन होते तो इलाहाबाद की जनता उनको चौथी बार विधायक नहीं बनाती। ये बीच में आपने कहा कि वो चुनाव में प्रचार करने गए, वो ये कहते हैं कि ये हमारा जो गठबंधन धर्म है वो हम निभा रहे हैं, या हम जो है प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, सीट हमारे खाते में नहीं बीजेपी के खाते में चली गई। दूसरा, एक अपने आप में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला है वो कह रहे हैं कि हम चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले चाहे चौटाला साहब की बात रही हो, चौधरी देवीलाल की बात रही हो, कि बीजेपी के साथ हमारा कई पीढ़ियों का नाता है। जब चौटाला साहब थे तब भी हम सत्ता में जब बीजेपी के साथ थे और हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के साथ हैं। जब हम सत्ता में बीजेपी के साथ थे, हम बीजेपी के आगे झुके नहीं थे जी। बीजेपी को वो टर्म्स एंड कंडीशंस, वो कानून जो चौटाला साहब ने बनाए या जो भी सरकार में फैसले उन्होंने करे, बीजेपी को वो मानने पड़े थे। आज स्थिति उल्टी है। ये लोग कह रहे हैं हम चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी विचारधारा किसानों को आगे ले जाने की थी। बीजेपी ने जब किसानों के खिलाफ कानून बनाए तब इन्होंने अपनी एक बार भी ज़बान नहीं खोली। आज इनका प्रधानमंत्री मान गया कि नहीं मान गया, और ये कहते थे कि कानून वापस नहीं होंगे। अगर इनमें सही में जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात होती तो उस टाइम सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते कि हम इन कानूनों को नहीं मानते। आज ये कहते हैं कि हम बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे पंजाब में जाकर के। बादल साहब और जननायक चौधरी देवीलाल जी का रिश्ता भूल गए ये लोग। चौधरी चरण सिंह जी और जननायक चौधरी देवीलाल जी का रिश्ता भूल गए ये लोग। वो विचारधारा कहाँ चलेगी? जब मैं पूछना था, आज जब सरकार हरियाणा के अंदर बूढ़ों की पेंशन काट रही है तो जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा कहाँ गई? उसके खिलाफ तो इन्होंने एक शब्द नहीं बोले। इन्होंने कहा कि पेंशन नहीं काटी जाएगी, हालांकि सरकार उस पर कैपिंग लगा रही है। 2 लाख रुपए की इनकम से पेंशन काटी जा रही है कि काटी नहीं जाएगी। मैं आपको ऐसे घर ला के दिखा देता हूँ, ऐसे सबूत ला देता हूँ और ऑन रिकॉर्ड है जिनकी कट चुकी है। नहीं कटी है, मैं ये कह रहा हूँ कि कटी है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम वालों काफ़ी लोगों की पेंशन कटी है, और ये पेंशन जो है ये हवाला ये देगा कि इनकम ज़्यादा है इसलिए पेंशन काट दी गई। लेकिन जब ये शुरू की गई थी तब तो ये सम्मान यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने ये नहीं सोचा था कभी कि इसमें अगले की घर की इनकम क्या है क्या नहीं है। वो एक मान सम्मान दिया था बुजुर्गों को। जब इनकी विचारधारा कहाँ चली जाती है, जब इनकी सोच कहाँ गड़बड़ हो जाती है। करण, पंजाब चुनाव को लेकर के चर्चा करें। इंडियन नेशनल लोकदल ने हालांकि स्पष्ट तौर पे कहा है कि शिरोमणि अकाली दल का समर्थन करेंगे। क्या लगता है शिरोमणि अकाली दल आज कहाँ है पंजाब में? जी देखिए, जहाँ तक कि शिरोमणि अकाली दल की बात है, बहुत स्ट्रांगली आज वो इस इलेक्शन में खड़े हैं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी पंजाब के अंदर पैदा हो गई जहाँ पे कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा बिखराव हुआ है। लोग आज कहीं ना कहीं दोबारा बादल साहब को उस उम्मीद से देखते हैं कि वो पंजाब में सरकार बनाएंगे और फिर किसानों के हित के फैसले होंगे, क्योंकि देखिए कृषि प्रधान प्रदेश है पंजाब भी, और जिस प्रकार इनका स्टैंड भी बादल साहब का इस पूरे आंदोलन में किसानों के साथ रहा, तो एक बहुत बड़ा वो रहेगा फैक्टर कि कहीं ना कहीं अकाली दल अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जयंत चौधरी की जोड़ी को आप कैसे देखते हैं? जी वो भी आज कहीं ना कहीं, चाहे नेशनल मीडिया चाहे कुछ भी दिखा रहा हो या यूपी का मीडिया चाहे कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो स्ट्रांगली खड़े हैं। पिछले दिनों जैसे मैंने एक इन्हीं के मऊ के एक बीजेपी के जिला प्रधान का बयान सुन रहा था मैं, जो कि इस बात को ये लोग तो कहते हैं कि जैसे मुख्तार अंसारी जी के बारे में ये कहते हैं कि भाई वो एक गुंडे हैं या वो
अपराधी हैं या वो जेल में है, कोई भी कारण हो, लेकिन इनके बीजेपी के प्रधान ने ये बात मानी है कि मुख्तार अंसारी दोबारा जीतेंगे। अखिलेश जी की पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, सपा से, कि वो दोबारा जीतेंगे और उन्होंने जब फैक्टर पूछा कि वो किस बुनियाद पे जीतेंगे, तो उनके ही ये शब्द थे कि उन्होंने गरीबों के काम किए हैं, वो लोगों के काम आते हैं, इसलिए वो जीतेंगे। आज ये लोग दुष्प्रचार किसी का कितना भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आज उतना स्ट्रांगली नहीं खड़ी यूपी में जो इनकी गलतफहमी, इनका वहम है। करण, अंतिम सवाल मेरा, दुष्यंत चौटाला ने जननायक चौधरी देवीलाल का प्रतिमा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में लगाया, और आपने भी कहा था किस तरह से कि एक प्रतिमा को लेकर के भारी बजट खर्च किया गया। चैलेंज की बात कर रहे हैं, चैलेंज कब और कहाँ होना चाहिए, समय भी तय होना चाहिए ना? मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जिस दिन उनको लगता है कि वो मेरे सामने आके बैठ सकते हैं तो आ जाए, आप उनको इनवाइट करिए, आप संचालक बनिए, मैं तो जहाँ बोलेंगे, जब आप बोलेंगे वहाँ आने को तैयार हूँ, हमें डर नहीं लगता। देखिए, जनता के अगर नुमाइंदे बनते हैं तो जनता के लिए उनके जवाब भी देने चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। हमारी ये एक सोच है कि राजनीतिक आदमी वो होता है जो जनता के बीच में रह के राजनीति करे, ना कि कमरों में बैठ के बयानबाजी करके या टीवी पे बयानबाजी करके अपना साइड से निकल जाए। अगर जनता के बीच में जाने का दम रखते हो तो ही राजनीति में आना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ करण चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपकी राय क्या है इस इंटरव्यू को लेकर के, कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल है वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, क्योंकि जब अगला इंटरव्यू करेंगे तो उन सवालों पे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।